Next, we are talking some more practical problems. Before doing practical questions, let us see one more important adjustment related to expenses and incomes. So sometimes what happens is we are given expenses paid. पेड का मतलब होता है जो आपने कैश पे किया है इन कैश ड्यूरिंग गुड करंट ईयर, कि आपने जो भी एक्सपेंस होता है वो हम पे करके हैं, आपने पेमेंट कितनी की है करंट ईयर में वो आपको दे रखी है। बट जब हम पी&एल बनाते हैं या ट्रेडिंग अकाउंट उसमें हम शो करते हैं एक्सपेंस है, बट एक्सपेंस है ये रिकॉग्नाइज ऑन ड्यू बेसिस, क्योंकि हमारा अकाउंट्स में जो कॉन्सेप्ट होता है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट का मीनिंग होता है कि जो भी हमारे एक्सपेंसेस ड्यू है वो आपने शो करने हैं अपनी बुक्स में या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। जैसे जो बेसिक रूल है कि एक्सपेंस को हमने रिकॉग्नाइज करना है ड्यू बेसिस के ऊपर, किसी कार के एक्रूअल बेसिस। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके लिए दो तीन एडजस्टमेंट देखते हैं क्या होती है। अब आपको जो एक्सपेंस पेड दिया है तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं एक्सपेंस ऑन ड्यू बेसिस के ऊपर। तो पहले आप देखो मेंशन करो यहाँ पे जो एक्सपेंस आपने पे किया है, एक्सपेंस पेड, पेमेंट आपने की है करंट ईयर में। अब हमारे पास दो तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, एक होते हैं आउटस्टैंडिंग और एक होते हैं प्रीपेड। अब जैसे ये करंट ईयर है, एक आपका लास्ट ईयर होगा यहाँ पे। अब लास्ट ईयर का कोई हमारा एक्सपेंस हो सकता है जो आउटस्टैंडिंग है, इट मीन्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग होता है वो इस साल के लिए उसको कहते हैं कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इन बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर। ये बिगिनिंग का माना जाएगा, इन बिगिनिंग। एक ऐसे ही आपका कोई पिछले साल का प्रीपेड एक्सपेंस होगा, प्रीपेड एक्सपेंस इन बिगिनिंग ऑफ ईयर। तो इसको देखेंगे हम कैसे यश करेंगे अभी। अब आप आगो, अब जैसे ये करंट ईयर है इस साल में के एंड में यदि हम आए तो आपका फिर कुछ एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग हो सकता है। तो इट मीन्स इन एट एंड ऑफ करंट ईयर देयर मे बी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और एक होगा आपका प्रीपेड एक्सपेंस। अब इनको हम कैसे एडजस्ट करते हैं, देखो जो पिछले साल आउटस्टैंडिंग था इसका मतलब है इसकी पेमेंट हमने यहाँ करंट ईयर में की होगी, ये पेमेंट होगी क्योंकि पेड है ये। बट दिस इज नॉट एक्सपेंस ऑफ करंट ईयर, ये एक्सपेंस है पिछले साल का, क्योंकि ये ड्यू बेसिस पे देखें तो पिछले साल का ड्यू है आपका, पर आपने पेमेंट की है इस साल में तो उसमें इंक्लूड है, तो इसको आपने करना है माइनस। तो माइनस कर दो आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो भी है आपका इन बिगिनिंग में इसमें से। अब आते हैं प्रीपेड है लास्ट, पिछले साल प्रीपे कर दिया था। प्रीपे को क्या एडवांस में पे करना, तो हमने पिछले साल एडवांस में पे किया था करंट ईयर का, देखो ये साल हमारा चल रहा है करंट ईयर का। इसका मतलब है ये इस साल का एक्सपेंस है, पिछले साल को एक्सपेंस माना नहीं गया ये क्योंकि प्रीपेड था आपका। इसको आप ऐड कर दो अब, क्योंकि हम निकाल रहे हैं ड्यू बेसिस पे, पेमेंट नहीं देखनी है आपने कितनी की है। अब देखो एक्सपेंस कितना है एक्चुअल इस साल का, तो आपका ऐड हो जाता है प्रीपेड एक्सपेंस जो भी है आपका बिगिनिंग का, उसको आपने कर देना है प्लस, फिर ब्रैकेट का मतलब है माइनस हो रहा है। ऐसे अब साल के एंड में आ गो, साल के एंड में आउटस्टैंडिंग है, इट मीन्स अभी हमने पे नहीं किया है और ये एक्सपेंस इस साल का माना जाएगा ड्यू बेसिस पर, तो उसको आपने ऐड करना है प्लस आउटस्टैंडिंग एट एंड, जो साल के एंड में आउटस्टैंडिंग है वो भी ऐड हो जाएगा। अब तो इस साल के एंड में आपने प्री पे कर लिया है, ये हम पे कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, तो इस साल का एक्सपेंस नहीं है, उसको कर दो माइनस, इट मीन्स प्री पेड एट एंड। ये माइनस कर दो, तो इस तरीके से आपका एक्सपेंस आ जाएगा ड्यू बेसिस पे करंट ईयर का, किसी कार जो एक्सपेंस है जो हमारा ड्यू हो गया है इन करंट ईयर।
ये हम एक्सपेंस होता है जो पी एंड एल में शो करके हैं। अच्छा कई बार आपको ऐसे पूछ लेते हैं कि आपने एक्सपेंस की ना पेमेंट कितनी की है करंट ईयर में। अब आपको ये किया है एक्सपेंस ड्यू, ठीक, आपको निकालना है एक्सपेंस आपने पे किया कितना किया है एक्चुअली पेड। एक्चुअली का मतलब है जितना कैश में पे किया है, ठीक है। अब आपको ये किया है एक्सपेंस, आपको दिया है करंट ईयर का एक्सपेंस ऑफ करंट ईयर, ये हो गया जो ड्यू बेसिस पर है, ठीक है। ये आइटम की है। अब इससे आपने ये निकालना है पेमेंट कितनी की है आपने। अब देखो जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, मैं जो पिछले साल का था आउटस्टैंडिंग वो इस साल पे किया होगा आपने, पर वो एक्सपेंस नहीं है इस साल का, इसमें तो इंक्लूड है नहीं, तो उसको कर दो ऐड प्लस आउटस्टैंडिंग इन बिगनिंग, क्योंकि ये हमने इस साल पे किया है। कैश इज गोइंग तो आपने ऐड करना है। प्रीपेड ये पिछले साल ही पे कर गया था, है ये एक्सपेंस इस साल का, तो इसमें इंक्लूड है, इसको कर दो माइनस, तो प्रीपेड इन बिगनिंग। तो बिगनिंग को हम ये भी लिख सकते हैं ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है हमारे जो एंड वाले हैं, ठीक है। तो ये रिवर्स हो गया देखो। अब आप जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है साल के एंड में, ये भी हमने कैश में पे नहीं किया है, पर ये एक्सपेंस है ड्यू बेसिस पे, इसमें इंक्लूड है, इसमें से माइनस कर दो आउटस्टैंडिंग एट एंड, ये भी पे नहीं किया आपने कैश में। और जो प्री पेड है साल के एंड में ये पे कर गया कैश में नेक्स्ट ईयर के लिए, तो प्री पेड एट एंड, ठीक है। वो ऐड कर दो तो आपका आ जाएगा एक्सपेंस पेड कितना है कैश में, ठीक है। दोनों का डिफरेंस देख लो आप, ये को जो पेमेंट होती है वो को आती है कैश बुक में, और जो ड्यू होता है एक्सपेंस वो आता है पीएनएल में या ट्रेडिंग अकाउंट में। अब कई बार छोटे जो क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे कि एक्सपेंस ड्यू निकालो कितना है या एक्सपेंस की पेमेंट निकालो कितनी है, तो ये आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, 4 एडजस्टमेंट है। अच्छा इसी टाइप से इनकम की आती है एक्सपेंस एडजस्टमेंट आपकी, तो इनकम की भी देखो क्या होंगे, ऐसे ही चारों एडजस्टमेंट हम करते हैं। तो इनकम जैसे पीएनएल में आती है, तो हम पीएनएल में लेते हैं इनकम कितनी आपकी ड्यू है, और कैश बुक में हम लेते हैं इनकम जो रिसीव हो रही है आपको, इनकम रिसीव इन कैश जो एक्चुअल में रिसीव हो रही है। तो अब ड्यू कैसे निकालेंगे, आपको ये किया होता है ट्रायल बैलेंस में इनकम रिसीव कितनी की है आपने, इनकम रिसीव्ड इन करंट ईयर में, ये एक्चुअल में आ गई जो कैश रिसीव कर रहा है, पर हमने निकालनी है इस साल की इनकम जो ड्यू बेसिस पर है। अब देखो इस साल रिसीव की होगी, कुछ पिछले साल की जो इनकम ड्यू होगी तो वो इसमें इंक्लूड है आपकी, तो वो आप माइनस कर दो, दैट इज अवर एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम इन बिगिनिंग ऑफ ईयर, ये होगी ओपनिंग। देखो ये पिछले साल की ड्यू है ना, इस साल मिली होगी आपको रिसीव करी, पर ये इस साल की इनकम नहीं है ड्यू बेसिस पे, तो आपने इसको करना है माइनस, ठीक है। ऐसे पिछले साल की होगी इनकम जो एडवांस में रिसीव हो गई है, वो पिछले साल रिसीव हो गई है इस साल रिसीव नहीं हुई, उसको ऐड कर दो, बेसिक चार्ज जो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इन बिगनिंग, इसको ये भी कहते हैं अनएक्सपायर्ड इनकम। मीन्स अभी एक्सपायर नहीं हुई, अभी मतलब ड्यू नहीं हुई है पर आपको रिसीव हो गई है, जिसे इनकम रिसीव इन एडवांस इन बिगनिंग, पर ये हमारी इस साल की इनकम मानी जाएगी, तो ऐड कर दो। अब आप आ जाओ साल के एंड में, अब कुछ इनकम फिर ड्यू है अप्रूव्ड है अभी मिली नहीं है, रिसीव नहीं हुई, पर वो है इस साल की इनकम, तो वो ऐड हो जाएगी अप्रूव्ड इनकम एट एंड, राइट। एंड वाली ऐड करनी है क्योंकि ये आपकी ड्यू है, और जो आपको एडवांस में मिल गई है नेक्स्ट ईयर की वो लेस कर दो, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये हमें साल में के एंड में मिली है एट एंड में, इसका मतलब है ये है नेक्स्ट ईयर की,
और इस साल की इनकम नहीं मानी जाएगी, तो इसको आपने करना है माइनस। इस तरीके से आपकी आ गई इनकम ड्यू बेसिस पर। ये हमारी करंट ईयर की इनकम है ड्यू, जो आपने पीएनएल में शो करनी होती है। अब देखिए अपने कैश बुक में शो करनी है कि इनकम रिसीव कितनी हुई कैश में। अब डी होगी इनकम ड्यू, तो मीन्स आपको ये दिया है देखो क्वेश्चन में, इनकम ऑफ करंट ईयर पीएनएल से मिलेगी ये फिगर आपको, डी होती है यह क्वेश्चन में, ये है ड्यू बेसिस पर टोटल। पर अब हमने इससे निकालना है कैश कितना मिला हमें। जो आपकी ओपनिंग की अक्रूड इनकम, इनका बिगनिंग वो इस साल मिली होगी, तो वो ऐड कर को, ठीक है, अक्रूड इनकम इन बिगनिंग में, क्योंकि साल के शुरू में ये ड्यू है तो इस साल मिलेगी क्योंकि है पिछले साल की इनकम। फिर जो एडवांस में रिसीव हो चुकी है पिछले साल वो इस साल नहीं मिलेगी, माइनस रिसीव्ड इन एडवांस इन बिगनिंग में, जो आपको मिल चुकी है पिछले साल ही मिल गई थी, तो इस साल कैश नहीं आ रहा आपका, तो ये माइनस कर दो। ऐसे अक्रूड एट एंड अभी मिली नहीं है, वो माइनस कर दो, माइनस इनकम अक्रूड इनकम एट एंड, ये माइनस। और जो आपकी है इनकम रिसीव इन एडवांस में रिसीव हो गई है नेक्स्ट ईयर की, ये कैश मिल रहा है आपको, इसको ऐड कर दो, जिसे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस एट एंड, ये है आपकी नेक्स्ट ईयर की। ये आपको इस साल रिसीव हो गई है पर इस साल की इनकम नहीं है, तो इसमें इंक्लूड नहीं है, तो हमने ऐड करनी है क्योंकि हमने निकालना है कैश कितना मिला हमें। तो इस तरीके से आपकी आ गई इनकम रिसीव। क्योंकि ये दो एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एक्सपेंसिव के लिए, इनकम के लिए। अब जैसे हम आगे भी चैप्टर करेंगे नॉन प्रॉफिट होता है, उसमें यही कॉन्सेप्ट यूज होता है, इवन फाइनल अकाउंट्स में भी। तो इसी से रिलेटेड अब कुछ क्वेश्चन है, लेट अस सी प्रॉब्लम नंबर सेकंड देखते हैं अब हम। लेट अस सी प्रॉब्लम नंबर सेकंड, पेज है आपका 7.56 स्टडी मटेरियल में। देखो इसमें आपको मेंशन किया है सेन गुप्ता एंड कंपनी एम्प्लॉय स्कीम ऑफ एक वर्कर्स हु वर पेड 30,000 वेजेस पर मंथ ईच इन द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर। एक आपको दिया है, जो ईयर है आपका 2019, तो ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर। तो इस साल हमारे पास 8 वर्कर्स हैं, दे आर पेड वेजेज, वेजेज और लेट अस से सैलरी, वी आर पेड सैलरी at the rate of rupees 30,000 पर मंथ, राइट। अब वो कह रहे हैं कि एट द स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट ईयर, अब जो नया साल स्टार्ट हो रहा है आपका 2020, कितनी कैलेंडर ईयर चल रहा है, तो ये दिसंबर है, ये जनवरी से स्टार्ट होगा, जनवरी टू दिसंबर। तो वी आर सेइंग कि आपने जो सैलरी है वो इंक्रीज कर दिया हमने 10%, नाउ दिस सैलरी इज एट द रेट ऑफ रुपीज 33,000। और फर्दर इस साल आपने 1 जुलाई को, जुलाई 1, तो आपने जो है गो ट्रेनी हमने अपॉइंट किए, 2 ट्रेनीज आर अपॉइंटेड, और उनकी सैलरी है एट द रेट ऑफ ₹21,000 पर मंथ। ये पर मंथ चल रही है आपकी सैलरी। और फर्दर मेंशन किया है कि जो वर्कर्स हैं, वर्कर्स आर पेड सैलरी ऑन फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। इट मीन्स जैसे जनवरी की सैलरी आपकी ड्यू हो गई, जैन की, वो हम पे करते हैं February 1 को, 31 जनवरी को मंथ खत्म होगा पर उसकी पेमेंट होगी 1 फरवरी को। अब उन्होंने दो चीज़ें पूछी हैं आपसे, एक को आपको कैलकुलेट करना है व्हाट इज अमाउंट ऑफ सैलरी,
एज एक्सपेंस कितना है, टू बी चार्ज टू पी एन एल, जो आपने चार्ज करना है पी एन एल में, एक्सपेंस होता है ड्यू बेसिस पर। एक उन्होंने पूछा है और एक्चुअल सैलरी आपने कितनी पे की है कैश में, एक्चुअल सैलरी पेड इन कैश इन करंट ईयर में, ठीक है, जो आपने शो करनी है टू बी शोन इन कैश बुक। कैश बुक में आती है पेमेंट कैश बेसिस पे, पी एन एल में आता है एक्सपेंस ड्यू बेसिस पे, एक्सपेंस होता है ड्यू बेसिस पे। चलो पहले एक्सपेंस कैलकुलेट करके हैं, तो जो भी एक्सपेंस है पेमेंट हमारी नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डे पे हो रही है, तो देखो कैलकुलेट करके हैं 2020 है, तो फर्स्ट आइटम है एक्सपेंस कितना है फॉर 2020। तो देखो एक आपकी सैलरी है 33,000, 8 वर्कर्स हैं, तो उनकी आपकी सैलरी बनती है जनवरी टू दिसंबर, 8 वर्कर के 33,000, और ये होगी आपके 12 महीने। फिर जुलाई 1 को, जैसे ये जुलाई से लेके दिसंबर, 2 वर्कर आपने और अपॉइंट किए हैं, उनकी सैलरी है 21,000, ये ड्यू हो जाएगी 6 महीने की दिसंबर तक, ये आपका एक्सपेंस आ जाएगा ड्यू बेसिस पर। तो जैसे ये 8 इंटू 33 इंटू 12, जिस कमिंग 31,68,000, देन दिस इज 42 इंटू 6 252, तो टोटल आपकी अमाउंट बन रही है 34,20,000, ये आपका एक्सपेंस हो गया गिव। पर आपने एक चीज़ देखी होगी कि वो कह रहे हैं कि हर महीने की सैलरी नेक्स्ट मंथ में पे हो रही है, लेकिन दिसंबर की जो है वो हम जनवरी में पे करेंगे, तो वो होगी आपकी आउटस्टैंडिंग। तो वो कैलकुलेट करके कितनी है आपकी, राइट। तो अब आपको दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, बटी की सैलरी आउटस्टैंडिंग कितनी है एट एंड ऑफ करंट ईयर, करंट ईयर है आपका 2020, ठीक, कितनी आएगी, सबकी एक महीने की ड्यू हो जाएगी दिसंबर की, क्योंकि पे करेंगे 1 जनवरी को, तो आप देखो 8 वर्कर की 33,000 ड्यू हो गई एक महीने की, ऐसे 2 वर्कर की 21,000 ड्यू हो गई एक महीने की, जिसे जो 42,000, 8 इंटू 33 264, जिस इज कमिंग टू बी 306,000। तो ऐसे पिछले साल भी जो था 2019 था आपका, उसमें भी 8 वर्कर को पे करेंगे 30,000, वो भी ड्यू होगी आपकी, ठीक है, वो भी आप निकाल लीजिए। सैलरी आउटस्टैंडिंग एट एंड ऑफ लास्ट ईयर, पिछले साल के एंड में, देखिए ये 2019, इसको कहते हैं बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर, ये बिगिनिंग बन जाएगी ऑफ करंट ईयर की। वो कितनी ड्यू थी, 8 वर्कर के 30,000 कह रहे थे हम, दिसंबर की ड्यू है इनकी, तो 8 वर्कर की 30,000 और एक महीने की 2,40,000। और अब आप निकाल सकते हैं कि आपने सैलरी, ये तो एक्सपेंस है, पेमेंट कितनी की है आपने कैश में, वो आप कैलकुलेट कर लीजिए। देखो अब आपने लिखना है सैलरी, देखो ड्यू कितनी है आपकी, ड्यू इन करंट ईयर में कितनी है 34,20,000, इसमें से जो एंड में ड्यू है ये आपने पे नहीं की, वो लेस कर दो, लेस आउटस्टैंडिंग एट एंड, क्योंकि इसकी पेमेंट अभी करी नहीं, कैश तो पे नहीं किया आपने, दिस इज 306,000, ये लेस कर दो और इसमें ऐड कर दो जो पिछले साल ड्यू थी वो इस साल पे की होगी आपने, पेमेंट होगी आपकी एड आउटस्टैंडिंग इन बिगनिंग, जो साल के शुरू में ड्यू थी 240, तो आपकी आ जाएगी सैलरी जो आपने कैश में पे की है, सैलरी पेड इन कैश इन करंट ईयर। So how much is this? This is 3420 minus 306 प्लस 240, ये बन रही है आपकी 33
1,54,000 की आपने पेमेंट करी है। नेक्स्ट करके हैं इलस्ट्रेशन नंबर थर्ड। तो थर्ड आप देखेंगे सिंपल है, इसमें आपको प्रिपेयर करना है ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट, आपको ट्रायल बैलेंस दिया है। तो पहले मैं क्वेश्चन मेंशन कर रहा हूँ, लेके सी ट्रायल बैलेंस। तो शॉर्ट में मेंशन किया मैंने, जैसे जो एज ऑन 31 मार्च 2020, तो साल का एंड है 1920। तो आपको बैलेंस दिया है डेबिट एंड क्रेडिट। लेके सी जैसे जो अगर सबसे पहले हैं आपके रिसीवेबल्स, यानी कि जो ओपनिंग स्टॉक एज ऑन 1 अप्रैल 2019, यानी कि कैश इन हैंड। वी हैव वेजेज, बैड डेट्स, यानी कि जो फर्नीचर, डेप्रिसिएशन, सैलरीज, परचेजेज, यानी कि जो प्लांट एंड मशीनरी, यानी कि जो कैपिटल, ट्रेड पेबल्स, सो एंड सेल्स। तो आप इसके साथ कर दीजिए परचेज एंड सेल। तो रिसीवेबल्स हैं आपके 350, इन्वेंट्री जो 5 लाख, सो कैश इन हैंड गिवन 560, वेजेज हैं आपकी 3 lakhs, गैजेट्स आर गिवन 50, फर्नीचर 150, so depreciation is also 150, salaries are 220, purchases are 1220, 1250, sales है 17 लाख, जिसे 1250, सेल्स आपकी हैं 17 लाख। क्रेडिट साइड प्लांट एंड मशीनरी 1570, 15,70,000, यानी कि जो कैपिटल 25 लाख एंड 9 लाख। जिस हमारे ट्रायल बैलेंस, तो 31 मार्च को आपको दिया है 31 मार्च ऑन इन्वेंट्री दे रखी है आपको, इन्वेंट्री इज 10 lakhs। तो सिंपल क्वेश्चन है, आपको बनाना है ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट। देखो आप ट्रेडिंग और P&L आप कंबाइन भी कर सकते हो, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। देखते हैं किस तरीके से क्लियर होगा ये। नंबर 1 ओपनिंग स्टॉक, परचेजेज, डायरेक्ट एक्सपेंस में सिर्फ आपके पास वेजेज हैं इसमें, देन यू विल गेट जीपी बाय सेल्स एंड बाय क्लोजिंग स्टॉक। राइट, ओपनिंग स्टॉक है आपके पास 5 लाख, परचेजेज है आपकी 1250, सेल्स आपको दिए हैं 17 लाख, क्लोजिंग स्टॉक है 10 lakhs, विच इज दिस वन, वेजेज है आपकी 3 lakhs, आपका जीपी आ जाएगा। राइट, टोटल 27 लाख माइनस 650 इज अवर जीपी। देन इसी में आप शो कर सकते हैं बाई जीपी और कंटिन्यू कर लीजिए 650। एक्सपेंसेस डाल देते हैं सारे, बैडजेट्स हैं, डेप्रिसिएशन, सैलरीज, टू सैलरीज, टू बैडजेट्स, टू डेप्रिसिएशन। तो यही एक्सपेंसेस हैं आपके।
यानी कि ये सैलरी है 220, बैड डेट्स आर 50,000, डेप्रिसिएशन है 150, बैलेंस है नेट प्रॉफिट। तो 650 माइनस है 2 लाख से 450 माइनस दिस इज 230, ये क्या करो नेट प्रॉफिट। अब आप बना सकते हैं बैलेंस शीट। क्वेश्चन नंबर, दिस इज थर्ड क्वेश्चन वी आर कंटिन्यूइंग। लेट अस सी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च। शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, लाइबिलिटीज हैं रुपीज हैं, एसेट्स हैं रुपीज हैं, आपके पास कैपिटल आपको दे रखा है जैसे कि 25 लाख, और कोई ड्राइंग्स इसमें नहीं है, बस प्लस कर दो नेट प्रॉफिट विच इज 230, टोटल इज 27,30,000। और एक आपके पास है ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स है 9 लाख, और कोई लाइबिलिटी साइड में कुछ नहीं है, 36,30,000। एसेट्स में आ गई है, फर्नीचर है आपके पास जैसे 150, फिर करंट एसेट्स में स्टॉक है आपके पास, रिसीवेबल्स हैं एंड कैश। स्टॉक था आपके पास क्लोजिंग स्टॉक वाज 10 लाख से, डेटर्स हैं 350 के, और कैश है आपके पास 560, और कोई प्लांट एंड मशीनरी भी है 1570 की, प्लांट एंड मशीनरी 15,70,000। दिस इज 1,50,000, 25, 26, 27, 20, 27, 20, right, plus 350 and 5, 3, 8, 9, 10, let's say 910, 36,30,000. So next we have our problem number 4. This was quite easy. Problem number 3. This is problem number 4. इसमें आपको मेंशन किया है मिस्टर कोटरीवाली engaged in business of selling magazines. Several of his customers pay money in advance for subscribing his magazine. Information related to year ended 31st March 2017 is given below. देखो आपके पास 1 अप्रैल आपका ईयर है 2016 टू 17, आपके पास इंफॉर्मेशन है 1 अप्रैल 2016 की। किसके आपके पास एडवांस आया हुआ है कस्टमर से, इसमें ना कुछ कस्टमर एडवांस पेमेंट करते हैं, एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स। आपका बिजनेस है टू सेल मैगजीन, तो अगर हम एडवांस पेमेंट ले लेते हैं वो फिर आपकी 2 लाख इस डेट को बैलेंस है। इसका मतलब ये पिछले साल हमें एडवांस रिसीव हो गया है। अब वो कह रहे हैं इसमें से 150 जो है वो है करंट ईयर की इनकम। आपको किस रुपीज 150 रिलेट्स टू करंट ईयर, करंट ईयर में 1670। इसका मतलब है कि जो 50,000 बचा वो और नेक्स्ट ईयर का एडवांस आया हुआ आपके पास, गेटिंग एवर 17 to 18। अब कह रहे हैं वाइल रिमेनिंग दिस, ओके ड्यूरिंग दिस, अब आपने कुछ कैश सेल भी की है इस साल में, कैश सेल से इन करंट ईयर गेटिंग 5 लाख। तो आपको बताना है अब इसमें व्हाट इज टोटल इनकम फ्रॉम सेल ऑफ अ करंट ईयर। तो इस साल की इनकम निकालनी है, सेल से कितनी है आपने करना, आपने अकाउंट बनाना है एडवांस फ्रॉम कस्टमर अकाउंट। देखो कस्टमर से जो एडवांस आता है वो हमारी लाइबिलिटी मानी जाती है। तो आप देखो ओपनिंग में कितना एडवांस है आपका बाय बैलेंस बीबी 2 लाख। इसमें से जो इस साल का एडवांस है जो इस साल को रिलेट करके है वो इस साल की सेल मानी जाएगी, उसको ट्रांसफर करके सेल अकाउंट में। इसमें 150 हो गया आपका हमें दिया हुआ है,
बाकी रह गया आपका बैलेंस शीट। ये आपका नेक्स्ट ईयर का एडवांस माना जाएगा, उससे अगले साल चला जाएगा 50,000। ये अकाउंट आपका क्लोज हो गया। अब आप निकाल सकते हैं इनकम कितनी है करंट ईयर की, इनकम ऑफ करंट ईयर। एक तो एडवांस के थ्रू आ रही है, इनकम का मतलब है सेल कितनी है आपकी। एक तो 150 की सेल है जो पहले एडवांस मिल चुका है, एक इस साल आपने करी है कैश में सेल 5 लाख की। टोटल इस साल की सेल आपकी 650 मानी जाएगी, मीन्स ये आपकी इनकम बन गई। अच्छा सेकंड केस में है, आपको मेंशन किया है टोटल मनी रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, इसमें आपको इनकम निकालनी थी। अब आपको कैलकुलेट करना है सेकंड केस में कि टोटल मनी कितनी रिसीव हो रही है आपको। टोटल मनी रिसीव ड्यूरिंग करंट ईयर में, मतलब है कि रिसीव का मतलब है कैश में कितना पैसा आया आपके पास। एंड जो उसमें मेंशन किया है इफ क्लोजिंग बैलेंस, जैसे कि आपका जो एडवांस है उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है दैट इज अवर 1,70,000। तो इफ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एडवांस फ्रॉम कस्टमर से इज 1,70,000। जैसे यहाँ को हमें बैलेंसिंग आ गई थी ना, दो में से एक 50 की इनकम है, बाकी क्लोजिंग बैलेंस है। अब वो क्लोजिंग बैलेंस दिया है एक सेक्टर आपको, तो कैसे करेंगे अब हम। अब फिर दोबारा से बनाइए सेकंड केस में एडवांस फ्रॉम कस्टमर। तो आपको लिखना है अब ओपनिंग का 2 लाख है, उसमें से इस साल की इनकम है 150, क्लोजिंग बैलेंस आपको रखना है 170। इसका मतलब है इस साल कोई और एडवांस आया होगा आपके पास बाय कैश। सो हाउ मच इज दिस इज कमिंग 320, 320 माइनस 120 आपके पास कैश और आ गया। अब आपको निकालना है इनकम नहीं निकालनी है, आपको निकालना है कैश कितना रिसीव हो रहा है, कैश रिसीव्ड इन करंट ईयर। अब एक तो आपके कैश में सेल हो रही है, कैश सेल है, वो भी कैश आ रहा है आपके पास, और प्लस आपने कोई एडवांस रिसीव किया है कस्टमर से, क्योंकि कैश सेल का पैसा आया 5 लाख और एडवांस मिला आपको 120 इस साल जो कैश में मिला है। तो टोटल कैश रिसीव हुआ आपको 620। मतलब ये रिसीव बेसिस है, पहले उन्होंने पूछा क्या इनकम, वो की ड्यू बेसिस है। तो ऐसे छोटे जो क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं जिसमें आपको जो मैंने 2 पॉइंट्स आपको क्लियर किए ना एक्सपेंस और इनकम के, वो आपको क्लियर होने चाहिए। अब करते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इसमें नंबर 5। इसमें ना आपको ट्रेडिंग और पी&एल दिया ही हुआ है, कुछ डाटा उसका दिया है हमें, कुछ मिसिंग है वो हमने फाइंड आउट करना है। देखो आपको दिया है 2 COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसे जो 45 लाख। 2 GP, जीपी आपका मिसिंग है। बाय सेल्स ये भी आपकी मिसिंग है, राइट। फिर आपको दिए हैं 2 रैंक ऑफिस एक्सपेंसेज, कुछ एक्सपेंसेज हैं आपके, रैंक है, ऑफिस एक्सपेंसेज हैं, और एक आपको दिए हैं सेलिंग एक्सपेंसेज। और वो कह रहे हैं कि जो सेलिंग एक्सपेंसेज हैं ये है 1% ऑफ टोटल सेल। रैंक आपको दिया है 26 लाख और 13 लाख के ऑफिस एक्सपेंसेज हैं, ये आपकी मिसिंग है सेलिंग एक्सपेंसेज। क्योंकि सेल भी नहीं पता, ये भी मिसिंग है आपकी। मिसिंग मतलब क्वेश्चन मार्क, या फिर वो डैश रख लेते हैं। फिर आपको दिया कमीशन टू मैनेजर, टू मैनेजर कमीशन, ये हम दे रहे हैं इसको 10%, 10% है ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, बिफोर चार्जिंग कमीशन, मीन्स प्रॉफिट में से कमीशन माइनस नहीं करनी, पर कमीशन अमाउंट दे रखा है आपको 2 लाख, देन इट विल बी नेट प्रॉफिट, ये आपका मिसिंग है।
फिर इसका टोटल बाई जीपी आ जाएगा एंड बाई मिसलेनियस इनकम, ये भी है आपकी, दो मिसिंग है, बट टोटल आपको दिया है जैसे जो 60 है। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, क्या चीज़ मिसिंग है? इसको कमीशन की है पहले 2 लाख की, वो है 10%। तो आप फार्मूला अप्लाई करो, देखो यहीं पर मैं वर्किंग बना रहा हूँ साथ साथ। नंबर 1, देखो कमीशन का फार्मूला है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। कमीशन माइनस नहीं करनी, तो सिंपल फार्मूला आ जाएगा। कमीशन की है 2 लाख की, तो उससे नेट प्रॉफिट आ जाएगा। नेट प्रॉफिट आपका 2 लाख इंटू 100/10 दैट इज 20 लाख। नेट प्रॉफिट की फिगर क्या हुआ 20 लाख। अब क्या रह गया मिसिंग यहाँ पे, नेट प्रॉफिट हो गया है। अब रह गया सेलिंग एक्सपेंसिस। अब टोटल भी गया 60 लाख, 60 में से 22, 13, 26 सब माइनस कर दो, ये सेलिंग एक्सपेंसिस आ जाएंगे। 60 माइनस 20, 40, 40 माइनस 2, 38, 38 माइनस जिसे जो 30, नहीं पर ये आ रहा है आपका नेट प्रॉफिट जो आ रहा है ना, ये था बिफोर कमीशन 20 लाख। उसमें से 2 लाख की कमीशन लेस कर दो तो ये 18 लाख रह जाएगा आपका। तो 60 माइनस 20, 40 रह गया, उस 40 में से माइनस कर दो 39, तो 1 लाख की समझो ये हमारी सेलिंग एक्सपेंसिस है, बैलेंस शीट में। तो प्रॉफिट था बिफोर कमीशन, तो उसमें से हमने लेस कर दी कमीशन, रह गया नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। ये भी आ गया आपका 1 लाख। अब सेलिंग एक्सपेंसिस है 1% को टोटल सेल, उससे सेल आ जाएगी। तो सेलिंग एक्सपेंसिस कितने हैं आपके 1 लाख, ये है 1%, उसका जो सेल आ गई आपकी 100 लाख की। तो 100 में से आपके चले गए 45, तो 55 का जीपी आ गया, ये मैक्सिमम 55 का जीपी है। यहाँ से रब कर देते हैं इसको, ये हो गया वर्क, बस एक ही आइटम की, उससे सारा क्वेश्चन चल जाएगा। तो 60 में से 55 लेस कर दो, बाकी आ गया मिसलेनियस इनकम आपकी 5 लाख। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, मिसिंग था। देखो सबसे पहले निकला आपका नेट प्रॉफिट नंबर ए, फिर निकले सेलिंग एक्सपेंसिस, उससे निकली सेल आपकी नंबर सी, फिर निकला आपका जीपी नंबर बी, फिर निकले आपकी मिसलेनियस इनकम नंबर ई, सीक्वेंस में। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फाइनल अकाउंट जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स हैं, उनके फाइनल अकाउंट्स।